अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है ये साइंटिस्ट का नेम है लॉर्ड कैल्विन। ये उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ही कम करते जाएँ, मतलब माइनस में करते जाएँ और इतना माइनस कर दें कि वो -273.15 डिग्री पर आए, तो वो जो गैस होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि वो गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये अचीव नहीं है, ये इम्पॉसिबल टू अचीव है। उसने सिर्फ मैथमेटिकली इसके प्रूव किया था। तो इस पर चूँकि गैस का जो वॉल्यूम आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं जो कि गैस लॉज को फॉलो करती है। गैस लॉ आज हम पढ़ेंगे चॉर्स लॉ, एक लास्ट में पढ़ चुके हैं बोल्स लॉ। जो इनको फॉलो करती है जो गैस, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है इस टेम्परेचर पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने इसको नाम दे दिया, ये जो टेम्परेचर था 0 केल्विन, क्योंकि इस पे 0 वॉल्यूम जो वो शो कर रही थी जो गैस है, इसलिए इसको जो उसने अपना टेम्परेचर स्केल बनाया उसको उसने 0 से स्टार्ट करवा दिया, जो कि 0 K कहलाता है और वो इसके इक्वल है। अब आपने याद रखना है कि जितना चेंज केल्विन में आता है, फर्स्ट करें अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है या 2 डिग्री बढ़ा है, तो इसका यही मतलब है कि वो 2 केल्विन या 1 केल्विन बढ़ चुका है, कि डिग्री सेंटीग्रेड का जो फ़र्क है वो केल्विन के इक्वल होता है। तो आगे इसके कन्वर्जन्स हैं कि अगर हमने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाना है और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे जाना है, तो उसका तरीकाकार ये है, अगर टेम्परेचर केल्विन में आपने फाइंड करना है और दिया गया आपको डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपने 273 उसमें ऐड कर देना है टेम्परेचर में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर में। फिर अगर केल्विन में दिया गया आपने डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहते हैं तो -273 उसमें कर दें तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। ये हमारा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ पे। अब लास्ट में हम बोल्स लॉ पढ़ चुके हैं। बोल्स लॉ जो डील करता है वो वॉल्यूम और प्रेशर को डील करता है, और उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, और V और P वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन होता है, सॉरी। और चार्ल्स लॉ जो डील करता है ये असल में करता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। अब इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। मैंने बताया था कि जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम लॉ बना रहे हैं, बाकी उनके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। तो ये जो चार्ल्स लॉ है इसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखेंगे, इसका क्या रिलेशन है, प्रोवाइडेड प्रेशर इज़ कांस्टेंट। अब इसका देख लेते हैं कि चार्ल्स ने ये पेश किया था 1787 में। ये अपनी डेट वगैरह याद रखनी है और साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। आगे स्टेटमेंट पे चलते हैं जो भी मैंने आपको बताया था। इसको देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं ले रहे, ये हम केल्विन में ले रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी चीज़ों को गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो पहले से ज़्यादा फिर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में भी बिल्कुल सेम ही है। वॉल्यूम ऑफ गिवन फॉर गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर से बता रहा हूँ कि वो एब्सोल्यूट लेना है, मीन के केल्विन में लेना है। इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, और किसको हमने रखना है कांस्टेंट, वो प्रेशर को रखना है। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में हम बटे में नहीं लिखते, उसको वैसे लिख देते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को वही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमने लगा दिया। अब ये जो टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट K है। इसका मतलब ये है कि V और T जो है इनका जो रेशो होगी वो कांस्टेंट रहेगी जब हम इनको डिवाइड करेंगे। और उधर हमारे पास था कि जब प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आंसर कांस्टेंट आएगा, लेकिन इधर वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तब आंसर हमारा कांस्टेंट आएगा। तो फर्ज करें हमारे पास गैस है, उसका कोई इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है, उनको डिवाइड करेंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ये इनिशियली कंडीशन है। फिर हमने उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। फर्स्ट करें उसका वॉल्यूम V2 हो गया और T2 टेम्परेचर हमने चेंज किया था, और उसका भी आंसर K आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इनकी राइट हैंड साइड इनकी लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली इक्वल होंगी। हम दोनों को इक्वेट कर लिया है।
तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लास्ट टाइम बोझला का था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन इधर हम रेशोज जो हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर की वो कांस्टेंट होगी। अब उधर भी हमने एक्सपेरिमेंट से इसको वेरीफाई किया था, तो इसको भी हम इस तरह से ही वेरीफाई करेंगे। हमने एक्सपेरिमेंट लिया है, तो देख लेते हैं। एक सिलेंडर है, उसमें हमने गैस फिल की है और उसको प्रेशर अप्लाई किया है एक पिस्टन के साथ, ये एक वेट रखा हुआ है। अब इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है इस गैस का। इसका जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर हमने रखा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज किया। पहले 25 था, अब टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 हमने इसलिए लिखा हुआ है। अब हमने बात की थी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो 50 पहले था, लेकिन अब 62.5 हो गया cm3। अब हम ज़रा देख लेते हैं, ये हमने V1/T1 V2/T2 जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हमने कंडीशन देखी थी, जो हमने टेम्परेचर लेना है वो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, मतलब कि केल्विन टेम्परेचर लेना है हमने। तो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में, पहले हम इन टेम्परेचर्स को चेंज करेंगे। टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड से हमने केल्विन में जाना है। तो मैंने बताया था आपको 273 आप ऐड कर देते हो, तो 273 इसमें ऐड किया 298 बन गया। T2 में ऐड किया 100 + 273, ये 373 हो गया। अब ये आपके पास T1 और T2 हैं। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, V1/T1 V2/T2। V1 हमारे पास 50 है, T1 हमारे पास 298 है, फिर V2 हमारे पास 62.5 है और जो T2 है वो 373 है। अभी आपका काम ये है, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है और देखना है कि आंसर इनके सेम आते हैं या नहीं। सेम आएंगे, फिर अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही ये जो गैस है ये जो लॉ है हमारा ये उसके एप्लीकेबल है, मतलब कि लॉ वेरीफाइड है। ये हमारा था सिंपली चार्ल्स लॉ था। ये दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ तक जो हमारा काम था ये चार्ल्स लॉ तक, ये गैसेस पे था कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनसे रिलेटेड लॉज क्या कौन कौन से हैं। अब हम जा रहे हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट में पहले मैंने इंट्रोडक्शन में पहले लेक्चर में बता दिया था कि लिक्विड मैटर की वो टाइप है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन अपनी कोई शेप नहीं होती उसकी। अच्छा जी, अब टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हमने गैस की बॉडी देखी थी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी वगैरह, इसकी भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो अवेपोरेशन है आपके पास। अवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं जब वो बॉयल होता है। तो लिक्विड का गैस में चेंज होना, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एक उसका और भी प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिसमें जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, और उसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो इसकी एग्जांपल में उसने रिएक्शन में लिखा हुआ है H2O, ये उसकी स्टेट लिखी हुई है लिक्विड में, L लिखा हुआ है। अब अगर उसको हम गैस में चेंज करना चाहते हैं तो उधर वो एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो वो कितनी है 40.7 किलो जॉल पर मोल, मतलब एक अगर मोल है वाटर का तो उसको अगर आपने लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको 40.7 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिर आगे हमारे पास पॉइंट है एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एवेपोरेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये हर टेम्परेचर पे होता रहता है, लेकिन किसी टेम्परेचर पर अगर लो टेम्परेचर है तो वो कम एवेपोरेशन होगी, अगर हाई टेम्परेचर है तो ज़्यादा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इस टेम्परेचर पर एवेपोरेशन नहीं हो रही, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर जारी रहती है, इसलिए इसका नाम हम कहते हैं एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। किसी पर कम होता है, किसी पर ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर होगा। फिर एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, पूछ लेता है वाई एवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वाई एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब देखते हैं ये कूलिंग प्रोसेस क्यों है। कूलिंग प्रोसेस इसलिए है कि जब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में जब कन्वर्ट होंगे तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वहीं वो निकलेंगे, जो जिनको एनर्जी मिल रही होगी वो
एवेपोरेट कर जाएंगे सरफेस से। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि जो इनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो एनर्जी लेके तो उड़ गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। जो बाकी रह गए उनकी एनर्जी कम है, तो वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से कंपनसेट करेंगे अपनी एनर्जी को। तो रिजल्टेंटली क्या होगा कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो फॉल कर जाएगा। जिस तरह उसने एग्जांपल दिया आपको, आप अल्कोहल को आप पाम में अपनी उसको रखें तो क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद वो उड़ जाएगी और आपको कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। वो इसी वजह से है, क्यों, क्योंकि वेपोरेशन का कूलिंग प्रोसेस ये ठंडक का एहसास पैदा करता है। आगे इसके फैक्टर्स हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये वेपोरेशन जो है, सरफेस एरिया, अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा कर दें तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनको जगह मिलेगी बाहर निकलने की। उसने एग्जांपल दी होगी कि आप एक चाय है, आप उसको एक कप में रखें या एक सॉसर में रखें, तो सॉसर में ज़्यादा एरिया होता है तो वो ज़्यादा जल्दी से मॉलिक्यूल्स वेपोरेट होंगे। लेकिन अगर वो कप है तो कप का एरिया कम होता है तो इतनी जल्दी वो वेपोरेशन नहीं होगी। टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी मिलेगी, इसलिए वो वेपोरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, वेपोरेट होंगे, कम टेम्परेचर होगा तो कम वेपोरेट होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स होती है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कोई लिक्विड है तो उसको तोड़ना भी मुश्किल होगा। अगर तोड़ना मुश्किल है तो लिक्विड से वो गैस में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक हैं तो उसको तोड़ना आसान है, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो गैस फेज में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारा सिंपली फैक्टर्स था। अभी हमने एक प्रॉपर्टी वेपोरेशन पढ़ी है, आगे हम और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।